अब आज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ पॉइंट जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या होता है, कोई आइडिया? हाँ भाई, जूल थॉमसन इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब गैस डिफ्यूज करती है थ्रू स्मॉल। थोड़ा सा जोर से बोलो, सुनाई कम दे रहा है। कूलिंग इफेक्ट शो करता है जब गैस डिफ्यूज करती है थ्रू स्मॉल पोर। देखिए, एडियाबैटिक कंडीशन में मतलब सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। एडियाबैटिक कंडीशन में किसी गैस को एक्सपैंड करें थ्रू ए स्मॉल होल, तो उस एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को करने के लिए गैस अपनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो एक कूलिंग इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। तो हम कहते हैं ए गैस एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली थ्रू ए स्मॉल होल, वी ऑब्जर्व ए कूलिंग इफेक्ट, और उसी को कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। यहां तक का पॉइंट याद आया आपको? तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं कि ये एडियाबैटिक कंडीशन है, मान लो ये बॉक्स मैंने एडियाबैटिक कंडीशन के लिए मान लिया कि सिस्टम सराउंडिंग के बीच में आइसोलेशन हो गया, और बीच में यहां पर कोई गैस, एक होल, और इस होल के थ्रू कोई गैस एक्सपेंड कर रही है एडियाबैटिकली थ्रू ए स्मॉल होल। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि गैस का वर्क डन करने के लिए कूलिंग हो रही है, और उस कूलिंग इफेक्ट को कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ए गैस expanded adiabatically through a small hole we observe a cooling effect called Joule Thomson effect। अब ये तो जूल थॉमसन इफेक्ट हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किया जाए, यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इन्वर्जन टेम्परेचर, TI से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिंबल, इन्वर्जन टेम्परेचर TI। अब इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर जूल थॉमसन इफेक्ट हम परफॉर्म करें। अच्छा, अगर इस इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर हो तो क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, वेरी गुड। इससे बिलो टेम्परेचर पर अगर जूल थॉमसन इफेक्ट किया जाए, कूलिंग इफेक्ट। तो यहां पर आ गया कूलिंग इफेक्ट। अब कहा जाए एट दिस टेम्परेचर, एट इन्वर्जन टेम्परेचर, तो आप कहेंगे नो हीटिंग, नो कूलिंग। तो ये जो नो हीटिंग नो कूलिंग वाली कंडीशन है, उसको हम कह रहे हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर जिस पर एडियाबैटिकली एक्सपेंड करे जूल थॉमसन इफेक्ट। ना हीटिंग ना कूलिंग,
तो उसको कह दिया आपने इन्वर्जन टेम्परेचर, इससे ऊपर होगा तो हीटिंग, उससे बिलो होगा तो कूलिंग, और एट दिस टेम्परेचर नो हीटिंग नो कूलिंग। इस टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला है डायरेक्ट? 2A upon RB. A अपॉन RB। इसका मतलब हर गैस के लिए A और B की वैल्यू तो देखो फिक्स होती है। अगर किसी पर्टिकुलर गैस के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट A और B की वैल्यू गिवन हो और कहा जाए उसका इन्वर्जन टेम्परेचर कितना है, तो आप इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रखने पर आपको इन्वर्जन टेम्परेचर मिल जाएगा। अब देखो एक और सेपरेट कंसेप्ट जिसका इससे आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो हमने पढ़ा था बॉयल्स टेम्परेचर। क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर? हाँ भाई, क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर? जिस टेम्परेचर गैसेस बॉयल्स लॉ को ओबे करे ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, तो वो टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर है। और बॉयल्स टेम्परेचर TB के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था? A upon में RB। तो देखो दो अलग अलग कंसेप्ट है, आपस में कोई लेना देना वैसे नहीं है, दो अपना अपना मीनिंग है, लेकिन फॉर्मूले को देख करके एक फॉर्मूले में आपस में रिलेशन दिख रहा है। बॉयल्स टेम्परेचर को A अपॉन RB कह रहा हूँ, इन्वर्जन टेम्परेचर को 2A और अपॉन RB कह रहा हूँ। तो एक फॉर्मूले के बेसिस पर यहाँ लिखा जा सकता है कि इन्वर्जन टेम्परेचर इज 2 टाइम्स ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। इसका मतलब बॉयल्स टेम्परेचर को ट्वाइस कर दें, मतलब उसके आगे फॉर्मूले में 2 लगा देंगे तो ये 2A ओवर RB वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर ट्वाइस करने पर इन्वर्जन टेम्परेचर मिल जाता है। ये फॉर्मूला हम एक रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं, ऑल्दो बोथ आर टू डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट फिनोमिना, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से दोनों का आपस में इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। इधर वालों के पास पेज नंबर है आज? नहीं है? ये नोट किया आपने? यस सर। तो जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उस पे नो हीटिंग नो कूलिंग, तो फिर कूलिंग इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व हो रहा है? अरे पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे नो हीटिंग नो कूलिंग उसको कहते हैं इन्वर्जन। उससे आगे जाओगे तो हीटिंग होगी, उससे पहले आओगे तो कूलिंग होगी। तो जब जूल थॉमसन लिया था तो उससे बिलो टेम्परेचर रखा था हमने। ओके सर। अच्छा ये बता, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है पिलर नंबर 420 LOC पर, उस पर खड़े हो तो कहाँ खड़े हो बताओ, इंडिया में हो पाकिस्तान में? बीच में। सर बीच में। अरे नो मैंस लैंड। LOC पर एक कदम आगे बढ़ाओ, हीटिंग आ जाएगी देखना। एक कदम आगे बढ़ाओ, हीटिंग इफेक्ट, वहां से एकदम फायरिंग होगी, पता ही नहीं चलेगा कौन किधर से आई। और एक इधर रहोगे, एक कदम पीछे रहोगे तो क्या है, कूलिंग कूलिंग अपना एरिया है। और LOC पर क्या? ओके सर। समझ में आ गया? फिर ठीक है। यस सर। चलो पेज चेंज कर दूं? यस सर। तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे स्टेट के अंदर कुछ ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन में लिए, और इसी के साथ में लिक्विड स्टेट के 4 टेक्निकल टर्म्स का डिस्कशन भी यहीं पे साथ में लिखा हुआ है। एक है वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। ये 4 टेक्निकल टर्म्स यहीं पर चैप्टर में साथ में लिखी हुई है। तो एक एक करके इन सभी टेक्निकल टर्म्स को भी हम लोग एक बार फिर से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सम टेक्निकल टर्म्स ऑफ लिक्विड स्टेट। सबसे पहले टेक्निकल टर्म हम लिख रहे हैं वेपर प्रेशर। कौन बताएगा भाई क्या होता है वेपर प्रेशर?
Pressure exerted by gas when condensation rate of condensation is equal to rate of evaporation. वेरी गुड। उस रेट ऑफ कंडेंसेशन और इवेपोरेशन वाला जो आपने बताया उसको शॉर्टकट में एक लाइन में बोले तो क्या कहेंगे, कौन सी कंडीशन कहेंगे? Equilibrium. वेरी गुड, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक काम करते हैं, देखो मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया, इनिशियली इसके अंदर वैक्यूम है, इवैक्यूलेटेड वैक्यूम अभी इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने अब कोई लिक्विड यहां फिलअप कर दिया। बताओ इस लिक्विड के ऊपर क्या है अभी? अरे बताया तो था वैक्यूम है, क्या है इसके ऊपर? देखिए अभी अभी बताया, भूल गए आप लोग? अब ऊपर क्योंकि वैक्यूम है, अभी लिक्विड से वेपर का फॉर्मेशन, वेपराइजेशन, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा क्योंकि उधर वैक्यूम था, कुछ नहीं था, तो वेपर, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड से वेपर का फॉर्मेशन अभी फास्ट है। जैसे ही वेपर बनी ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो गया। वेपर से लिक्विड को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्योंकि वेपर बहुत कम है इसलिए कंडेंसेशन का रेट स्लो है, मतलब लिक्विड से वेपराइजेशन का रेट ज्यादा था, कंडेंसेशन का रेट स्लो था, लेकिन कुछ ही देर के अंदर रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम हो गए। इसका मतलब ये लिक्विड और उसका वेपर, ये दोनों अब इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में आ गए, एट इक्विलिब्रियम। और आपको पता है जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो साथ में टेम्परेचर जरूर मेंशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वैल्यू फिक्स होती है। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो जो प्रेशर ये वेपर एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर? वॉल ऑफ कंटेनर या सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट कर रहा है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसका मतलब जब भी हम वेपर प्रेशर बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम आ गया है। जब इक्विलिब्रियम आ गया तभी वेपर प्रेशर का मीनिंग है। तो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यहां तक का पॉइंट समझ में आया आपको? अब देखो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे वेपर प्रेशर में चेंजेस नहीं होगा। हमने राउट फ्लो लिक्विड में भी पढ़ा है, पर ये भी बताया था कि वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टेकन, कितना लिक्विड आपने लिया उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज ए फिक्स वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जितना वेपर प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ फिर वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन आएगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होते हैं उसका क्या रिलेशन आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो गए, अट्रैक्शन कम हो गए तो लिक्विड जल्दी से वेपराइज हो रहा है, जल्दी से वेपर प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आप कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम होते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? अब वेपर प्रेशर के साथ साथ एक मिलता जुलता सा इसका पॉइंट है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नोट कर लिया हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूं इसको। यस सर। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच के बाद बताना है। Vapor pressure of a liquid equals to the external pressure. वेरी गुड। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अभी जैसे मैंने एक बीकर के अंदर यहाँ पर वाटर एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर फिलअप किया हुआ है, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ओपन कंडीशन है। तो ओपन कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm या 1 बार कंसिडर कर लो एक ही बार। एक्सटर्नल प्रेशर अभी ज्यादा है और 25 पर जो वाटर का वेपर बन रही है उसका वेपर का जो प्रेशर, इसको मैं इंटरनल प्रेशर कह रहा हूँ। वाटर से जो वेपर बन रही है उसका वेपर प्रेशर कम है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। अब वेपर प्रेशर कम है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी सरफेस से, समझना ढंग से, इसकी सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्री एस्केप नहीं हो पा रहा है। ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो दबा रहा है इसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर की फॉर्म में फ्री एस्केप होने के लिए। इसका मतलब अब प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर नहीं है। अब मैंने इसको हीट करना शुरू किया, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में वो ग्राफ जो हम रिलेटिव लॉरिंग और वेपर प्रेशर में समझते थे वैसा ही देखो। एक तरफ वेपर प्रेशर, एक तरफ टेम्परेचर, यहाँ पर एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ लिमिट लगा देते हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैंने यहाँ पर ये वाटर का 25 डिग्री पर अभी कितना प्रेशर है वो यहाँ पर आ गया 25 पर। अब जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब जब वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये बढ़ते 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 इंक्रीज हो रहा है और एक कंडीशन ऐसी आ गई जहां पर इस वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। ये टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वाटर एज ए सॉल्वेंट है। तो 100 डिग्री पर क्या हो रहा है, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दोनों सेम हो गया। इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो गया तो हम कहते हैं अब वाटर के सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्री एस्केप होना शुरू हो गया। फ्री एस्केप। अब क्योंकि जितना वेपर का प्रेशर इंटरनल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर भी उतना है, अब वाटर मॉलिक्यूल उस सरफेस से फ्री एस्केप करना शुरू करेंगे। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ओपन कंटेनर होना जरूरी है ताकि एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो। अब देखो वाटर के लिए तो थोड़ा सा अलग ग्राफ बनाना है। अभी दिखा देते हैं, रुक जाओ, ये लीजिए। डन सर। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि
नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। तो ये जो नॉर्मल या स्टैंडर्ड बड़ी उसकी अब वो एसटीपी और एनटीपी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एनटीपी में प्रेशर कितना लेते हैं? 1 atm. 1 atm। और एसटीपी में प्रेशर कितना लेते हैं? 1 bar। 1 bar. 1 बार। अब अगर 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर है तो उस समय पर उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का। लेकिन हमें पता है 1 बार जो होता है 1 atm से थोड़ा सा कम है। तो ये जो टेम्परेचर होता है वो 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड इज द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 1 बार। क्योंकि हमने क्या रिलेशन बताया था? 1 बार इक्वल्स टू 0.987 atm। तो 1 बार 1 atm से थोड़ा सा छोटा, तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया हल्का सा। तो यहाँ पर ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो जब पूछा जाए कि हिल स्टेशन के ऊपर क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, ओपन कंटेनर में फूड की कुकिंग करते हैं तो हमें टाइम क्या लगता है? ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं हिल स्टेशन पर 2 मिनट मैगी बिकम्स 5 मिनट मैगी। 5 मिनट। हाँ, 2 मिनट मैगी बिकम्स 5 मिनट मैगी। 5 मिनट में बनती है, इसलिए महंगी मिलती है, टाइम ज्यादा लगता है ना। और प्रेशर कुकर का कंसेप्ट क्या बता दो जरा। प्रेशर कुकर में फूड की कुकिंग क्या होती है? फास्ट हो जाती है। क्यों भाई? अंदर जल्दी चीज कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में जब हम ज्यादा होता है। हाँ प्रेशर ज्यादा होता है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा। इसका मतलब जो देखो, हमने किसी फूड मटेरियल को कुक करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर ओपन कंडीशन है तो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कोई फूड मटेरियल है जिसको हमें कुक करना है। एक्सटर्नल प्रेशर जब कम था तो टेम्परेचर वाटर के अंदर जो हीट कंटेंट अवेलेबल है कुकिंग करने के लिए वो कम अवेलेबल है, तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है। हीट कंटेंट कम है ओपन कंडीशन में तो टाइम ज्यादा लग रहा है। अब जब आप प्रेशर कुकर का कंसेप्ट लोगे तो सीटी तो बनानी पड़ेगी ऊपर। अब हमने ऊपर कवर कर दिया तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तो अब प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो हीट कंटेंट जो वाटर लिक्विड के अंदर हीट कंटेंट है वो ओपन कंडीशन के कंपैरिजन में क्या हो गए? ज्यादा। अब ज्यादा हीट अवेलेबल है तो फूड की कुकिंग क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्रेशर कुकर के अंदर फूड का कुक करने पर कम टाइम लगता है और ओपन कंडीशन में फूड की कुकिंग करने में ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैगी जो है वो प्रेशर कुकर में ही बनानी चाहिए। क्या करोगे अगली बार से? अरे सुन रहे हो? मैगी प्रेशर कुकर में बनाएंगे। हाँ, मम्मी कह देना मैगी बनानी है तो प्रेशर कुकर में बना लेना, कुकिंग करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है? सर बनाते तो थोड़ी
ओके, वो देखो बाकी आगे का डिस्कशन आपके पास है, लेकिन ये कि कुकिंग में कम टाइम लगता है वो मैंने बता दिया तरीका। यहाँ Yes, तक sir. किया आपने? Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वो है ये कौन सी टेंशन है भाई? सरफेस की टेंशन है, मतलब हर चीज टेंशन में तो रहती है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इधर एक कंटेनर और बना लेता हूँ। अभी हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था उसमें वॉन डेर वाल प्रेशर करेक्शन में क्या कहा था कि एक कंटेनर के अंदर जो गैस है वो मॉलिक्यूल बीच में है कंसिडरिंग, और सराउंडिंग के मॉलिक्यूल उसको अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि सब में अट्रैक्शन होता है, और नेट अट्रैक्शन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मॉलिक्यूल बीच में था, सराउंडिंग में एक जैसे मॉलिक्यूल थे। लेकिन जब वही मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर पे कोलिजन करने जा रहा है तो कोलिजन से जस्ट पहले वाली कंडीशन में सराउंडिंग के मॉलिक्यूल उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार नेट अट्रैक्शन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रहा जितना कि करना चाहिए था। उसी को मैंने कहा प्रेशर करेक्शन। अब जो कंसेप्ट मैंने गैस में पढ़ा वही कंसेप्ट लिक्विड में फिर से देखते हैं। अब ये भी पता है कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो गैस में तो कम होते हैं, लिक्विड में अट्रैक्शन क्या होता है? गैस के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन है। अब देखो एक लिक्विड, ये कंटेनर के बीच में लिक्विड का मॉलिक्यूल है और उसके सराउंडिंग में उसके जैसे और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल उस कंसिडरिंग मॉलिक्यूल को अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेट अट्रैक्शन 0 हो गया, लेकिन जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे वॉल के ऊपर टकराने से पहले वाली कंडीशन थी वो समझो, तो ये लिक्विड के बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे बैकवर्ड पुल कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं नीचे की तरफ। जैसे वॉल के उस ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल नहीं थे तो नेट अट्रैक्शन कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, वैसे ही सरफेस के ऊपर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का भी क्या रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। अब अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर बल्क के मॉलिक्यूल्स का एक डाउनवर्ड अट्रैक्शन लग रहा है, नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड एक अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है, और उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं अनबैलेंसिंग फोर्सेस लग रहे हैं। और इस अनबैलेंसिंग फोर्सेस की वजह से ये लिक्विड का सरफेस एक अनसैचुरेटेड, अनबैलेंस फोर्सेस का अनसैचुरेटेड सरफेस की तरह एक्ट करता है, और उसी को आप कहते हैं सरफेस टेंशन। ये जो अनबैलेंसिंग फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस है, उसको सरफेस टेंशन का कंसेप्ट दे दिया। कंसेप्ट तो ये है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है, मतलब जिस चीजों के ऊपर हम इसको लगाते हैं वो समझना। अनबैलेंसिंग फोर्सेस है तो सरफेस चाहेगा कि मेरा एरिया कम से कम हो। कोई भी लिक्विड अपने सरफेस का एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मिनिमाइज करने से क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पर रहेंगे जो कि अनसैचुरेटेड रहेंगे, और इसी वजह से कोई भी लिक्विड एक स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई कर लेता है क्यों? क्योंकि स्फेयर का एरिया मिनिमम होता है, और हर सरफेस का पार्टिकल चाहता है कि वो बल्क में चला जाए, क्योंकि बल्क में जाने से क्या हो रहा है? उसका रिजल्टेंट अट्रैक्शन कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये सरफेस अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि किसी भी लिक्विड की जो ड्रॉप होती है, स्फेरिकल शेप of liquid drop,
कोई भी लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई कर लेती है, अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। इसका एक और एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक बारीक सी कैपिलरी लिक्विड के कांटेक्ट में आए, जैसे मान लो ये मैं मान लेता हूँ कि जो ग्लास ट्यूब है वो बिल्कुल कैपिलरी है, बिल्कुल नैरो ट्यूब है। जैसे लिक्विड के टच करेंगे तो कुछ लिक्विड इसके अंदर रेज कर जाता है। कैपिलरी के अंदर ये लिक्विड कुछ हाइट तक रेज कर जाता है। इसको अगर मैं ऐसा कहूं कि ये बड़ी सी कैपिलरी और ये लिक्विड इसके अंदर रेज कर गया और इसके अंदर ये मिनिस्कस बनता है। बताओ मिनिस्कस का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? सरफेस टेंशन और कोहेसिव फोर्सेस। देखो सरफेस, ये जो सराउंडिंग में ग्लास है, जो कि लिक्विड की जो कैपिलरी बनी है ग्लास की बनी हुई है, ग्लास और लिक्विड के बीच में कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स लग रहा है और सरफेस टेंशन की वजह से ये फिल्म एक स्ट्रेच लेयर की तरह काम कर रही है। अब क्योंकि सरफेस बहुत छोटी है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा कैपिलरी ऊपर उठ के, मतलब फिल्म ऊपर उठ करके आ गया। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस के साथ साथ वो कोहेसिव फोर्सेस कम होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, इसलिए ये लिक्विड का जो सरफेस बन रहा है वो कैसा बन रहा है? मिनिस्कस, ऐसा कर्व्ड शेप में बन रहा है। तो कैपिलरी एक्शन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन, और इसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। बायो के अंदर आप वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इसी से एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट के रूट से लेकर के टॉप ऑफ द ट्री जो लीफ होती है वहां तक का वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अच्छा, सरफेस टेंशन का अट्रैक्शन के साथ रिलेशन क्या होगा? Inversely proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Direct. अगर ये बताओ, ये जो बैकवर्ड पुल कर रहे हैं, अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस की टेंशन ज्यादा होगी ना, क्या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अट्रैक्शन कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का रिलेशन क्या हो गया? Inversely. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएं, सरफेस टेंशन कम हो गया। सरफेस टेंशन अगर कम हो गया तो जो लिक्विड सरफेस ऑक्यूपाई करेगा वो सरफेस ज्यादा होगा या सरफेस कम हो जाएगा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन कम होता है, जिससे वही लिक्विड ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है। अब इस कंसेप्ट को समझना, विंटर्स में हम लोग गरम गरम टमाटो सूप पीते हैं कि नहीं? अरे सूप पीते हैं, टमाटो होगा या कोई सा भी हो, जो पसंद हो वो आप बना लेना, आपको ही बनाना, मुझे कुछ नहीं करना। तो देखो हमने यहाँ पर एक नहीं 2 कप में, बाउल्स में सूप बना करके एक साथ सूप बनाया है। एक गरम गरम सूप है और एकदम ठंडा हो गया एक। अब गरम सूप को पिए
और एक बिल्कुल ठंडा ठंडा हो। इसमें ज्यादा टेस्ट आता है, बढ़िया लगता है? गर्म में अच्छा लगता है ठंडा? गरम। गरम। अब गरम सूप अच्छा ज्यादा टेस्ट क्यों आ रहा है वो समझना। जब सूप गरम है तो टेम्परेचर ज्यादा है, सरफेस टेंशन कम, तो जो गरम सूप है वो टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड है वो ज्यादा टेस्ट बर्ड के कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस टेंशन कम है, वो ज्यादा सरफेस एरिया पे स्प्रेड हो रहा है, ज्यादा टेस्ट बर्ड के कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए वो हमें अच्छा लगता है, ज्यादा टेस्ट हमें फील होता है। और वही सूप एकदम ठंडा सा हो जाए, चिल्ड करके दे दो, तो ठंडा एकदम चिल्ड वाला सूप पीते हैं क्या? उसमें इतना टेस्ट बढ़िया फील नहीं होता है। तो इसको आप इसी तरीके से कहते हैं कि हॉट टमाटो सूप जो है ज्यादा टेस्टी लगता है कोल्ड के कंपेरिजन में, वो सरफेस टेंशन इस तरीके से आप समझा सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस। तो सूप क्या है, और ठंडा हो जाए तो दोबारा गर्म करके पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं विस्कोसिटी। ये क्या चीज होती है भाई? ये कौन सी सिटी है? है कौन से सेक्टर में ये? अरे कौन सी सिटी है ये? विस्कोसिटी। अब देखो कंसेप्ट क्या है जरा समझना। हमने ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, सरफेस स्मूथ सरफेस है, और यहाँ किसी लिक्विड की ड्रॉप डाली। अब एक काम करते हैं, सरफेस को हॉरिजॉन्टल कर लेता हूं ऐसे। ये सरफेस ऊपर से देख रहे हैं हम लोग सामने से। अब 4 डिफरेंट लिक्विड, इन चारों की ड्रॉप। लिक्विड 1 ये है वाटर, फिर यहाँ पर ऑयल, नहीं इसको लेता हूँ मिल्क, फिर थर्ड जो था वो ऑयल, और लास्ट वाला जो है वो हनी। अब चारों लिक्विड की ड्रॉप साइमल्टेनियसली एक साथ हमने यहाँ पर डाली, इंक्लाइन प्लेन है। तो अब ये क्या कर रहा है, सरफेस पर वाटर फ्लो कर रहा है, ये सभी लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहे हैं। अब ये लिक्विड फ्लो करता है तो सबसे ज्यादा फ्लो किसका होगा? वाटर का। वाटर का फ्लो सबसे ज्यादा, उससे कम मिल्क, उससे कम फ्लो किसका हो रहा है? ऑयल। ऑयल का हो रहा है। और सबसे आराम से कौन फ्लो कर रहा है? हनी। तो देखो यहाँ पर चारों लिक्विड की ड्रॉप साइमल्टेनियसली हमने डाली, लेकिन इनके जो फ्लो करने की नेचर है उसको तो हम कह रहे हैं फ्लूइडिटी, एंड इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उसकी फ्लूइडिटी कम। तो वाटर की विस्कोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है कि कम? कम। कम है। और हनी की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगा। अब ये जो विस्कोसिटी है इसको समझाने के लिए जो कंसेप्ट हम लिखते हैं वो लेमिनर फ्लो कंसेप्ट कहलाता है। इसको हम लेमिनर फ्लो कंसेप्ट से समझाते हैं। अब ये लेमिनर फ्लो कंसेप्ट क्या है, जिसका हम ये मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो ये लिक्विड होता है इट जस्ट लाइक ए लेयर,
हम लेयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि लिक्विड जो है लेयर्स की तरह है। अब जैसे एक ये लेयर है, इसको कह दिया P, उससे ऊपर वाली लेयर Q है और उससे नीचे वाली लेयर R है। अब जो ऊपर वाली लेयर है, मान लो यहां पर P लेयर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? कुछ उससे ज्यादा। और उससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? P से कम। कम। इसका मतलब ऊपर वाली लेयर P लेयर को एक्सेलरेट कर रही है और नीचे वाली लेयर उस लेयर को P लेयर को रिटार्ड कर रही है। तो लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन टाइप का फोर्स डेवलप हो गया। ये जो फोर्स बन रहा है, उस फ्रिक्शन को हम कह रहे हैं विस्कोसिटी। अगर ये फोर्स ज्यादा है तो फ्लो कम करेगा, और अगर फोर्स कम है तो फ्लो ज्यादा करेगा। तो हम कहते हैं कि ये लेमिनर फ्लो के कंसेप्ट से बताते हैं। तो जो लिक्विड उस सरफेस पर जो टच है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है ना, जो इस लिक्विड के सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, वो तो स्टेशनरी होती है। उससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी और ज्यादा, उससे ऊपर जो सबसे टॉप लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अब ये जो फोर्स हम बात कर रहे हैं, तो दो लेयर के बीच का डिस्टेंस dz और दो के बीच की जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो dv, इसका एरिया A, इसका एरिया A। तो हम कहते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया dv ओवर dz के। ये जो dv ओवर dz है, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करके लिखा, तो लिखा F इक्वल्स टू ईटा A dv ओवर dz। तो ये जो कोफिशिएंट बना प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट वाला, उस ईटा को क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के साथ इस विस्कोसिटी का रिलेशन, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लूइडिटी कम होगी। अट्रैक्शन ज्यादा तो दे आर मोर अट्रैक्टेड, तो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगी लेयर। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्सेस अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, वेरी गुड, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अच्छा, एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन में पहले मैं यहाँ पर लिख लिया, ये नोट कर लिया। नो सर। मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा CH2OH, 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 CH2OH।
मान लो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखे हुए हैं, एक वाला मिथेनॉल है, दूसरा ग्लाइकॉल है, तीसरा ग्लिसरॉल है, तीसरा मिथाइल क्लोराइड है। So the following has maximum viscosity. Glycerol. तो हम कहेंगे भी आपको क्या फैक्टर यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली कह पा रहे हैं? Hydrogen bonding. बॉन्डिंग एक काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, तो वो हमें सबसे ज्यादा 3 OH की वजह से ग्लिसरॉल की वजह के अंदर दिखाई दे रही है। अगर मान लो यहाँ पर विस्कोसिटी का ऑर्डर पूछ लेते तो ऑर्डर क्या हो जाता बताओ? सबसे ज्यादा 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1. 4. Third. तो ये कुछ पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑल दीज 4 आर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? Now the next important chapter is thermodynamics and thermochemistry। देखो लिखा पहले थर्मोडायनेमिक्स से लिखा है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोस का मतलब तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक दूसरे के अंदर जो इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। वैसे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमारा होता नहीं है इस चैप्टर में। हमारा इंटरेस्ट केवल ये होता है कि वो जो हीट है, थर्मोस है, उसका केमिस्ट्री में क्या रोल है। तो केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस में उस हीट के इन्वॉल्वमेंट को पढ़ना एक बेसिक इंटरेस्ट वाला पोर्शन है कि हम चाहते हैं कि रिएक्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा वो पढ़े। अब अगर केमिस्ट्री की रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट पढ़ना तो पहले जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो टेक्निकल टर्म्स तो कॉमन है दोनों में, तो पहले हमें वो टेक्निकल टर्म समझनी पड़ेगी और उन टर्म्स को समझ करके फाइनली हम लोग घूम फिर करके वापस उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे कि भाई उसमें हीट का क्या रोल है। अदरवाइज एक्सपेंशन, कंप्रेशन, पिस्टन विस्टन, ये सारे काम फिजिक्स में हमें उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। हम तो चाहते हैं केमिस्ट्री में क्या कर रहा है हीट, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो हीट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से वो उसको सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, वो सारी चीजें। तो पहले क्योंकि टेक्निकल टर्म्स को समझना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर उन टेक्निकल टर्म्स को पहले ब्रीफ कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ लिखते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है? यूनिवर्स। अब सिस्टम क्या होता है? अब ये मत कहना है कि यूनिवर्स
और सराउंडिंग का सब्सट्रैक्ट कर दो तो बचा हुआ सिस्टम आ जाएगा। बेसिकली सिस्टम हमारा, बताओ क्या कह रहे थे? हाँ, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसको हमने चूज किया किसी ऑब्जर्वेशन के लिए, कि एक वो सेलेक्टेड पोर्शन जिसको हम चूज करते हैं किसी ऑब्जर्वेशन के लिए, किसी स्टडी करने के लिए, वो तो हमारा सिस्टम है। और उसके आसपास का एरिया वो हमारा सराउंडिंग है। वैसे यूनिवर्स के ऊपर उस सराउंडिंग का इफेक्ट, मतलब इस सिस्टम का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं कि जहां तक उसका इफेक्ट बन रहा है वो आसपास का एरिया थोड़ा सा उसका सराउंडिंग है। प्रैक्टिकली तो ये होता है। थ्योरेटिकली होता है कि सिस्टम के अलावा पूरा यूनिवर्स उसका सराउंडिंग है, लेकिन यूनिवर्स पे उसका इफेक्ट पड़ना नहीं। जैसे मान लो एक बीकर में हमने कोई रिएक्टेंट ले लिया, अब मैं कह रहा हूँ रिएक्टेंट ऐड कर रहा हूँ, रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या उसको हीट कर रहा हूँ, उसका कूल कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन मेरे को देखना है तो क्या होता है, तो हम कहते हैं रिएक्टेंट और ये सब कुछ जो है बीकर रिएक्टेंट ये मेरा सिस्टम है। अब मैं कहता हूँ हीट कर रहा हूँ तो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, रिएक्टेंट कुछ ऐड किया तो सिस्टम में किया, रिएक्टेंट वहां से हटाया तो सिस्टम। तो एक वो बीकर और ये रिएक्टेंट जो है वो मेरा क्या है, सिस्टम है। मैंने एक और काम किया, ऐसा लिया एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम कहते हैं। ये सिलेंडर है, एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसमें कोई गैस फिलअप की हुई है। अब मान लो अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो कहता हूँ कि मैंने वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो गैस कंप्रेस हो रही है, या फिर ये एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये पिस्टन मूव कर रहा है, गैस है, तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। देखो वो सिलेक्टेड पोर्शन जिसको किसी ऑब्जर्वेशन के लिए चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, और उसके आसपास का वो एरिया जिस पर उसका इफेक्ट होता है वो सराउंडिंग। अदरवाइज थियोरेटिकली तो ये पूरा यूनिवर्स, बाकी बचा हुआ पार्ट उसका सराउंडिंग हो गया। अब देखो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, एक रियल इमेज या एक इमेजिनरी। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, अरे इतना मीठा यार, एक तो लीजिए 45 के बाद डॉक्टर ने कहा था कि जो है ना याद नहीं खाना। ठीक है, थैंक यू। बाकी आगे पर जाऊंगी, बाकी बेटा अभी सब लोग नीचे ही बैठे हैं, जरूर मैं सब अलग अलग बैठते हूँ, एक बार उनसे मिलता हूँ। ठीक है बेटा। सिस्टम और सराउंडिंग में या तो रियल सेपरेशन होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि एक वॉल होती है जिसके थ्रू सिस्टम सराउंडिंग आपस में सेपरेटेड है, या फिर एक इमेजिनरी बाउंड्री हम मानते हैं कि इस इमेजिनरी बाउंड्री के थ्रू बोथ आर सेपरेटेड, बट वी कैन से सिस्टम इज सराउंडेड बाय ए वॉल। सिस्टम और सराउंडिंग में बीच में इमेजिनरी या रियल वॉल है जिसको हम कहते हैं वो सेपरेट एक दूसरे से है। चलो तीन मेजर कैटेगरी बनाते हैं टाइप ऑफ सिस्टम के लिए। बेसिकली मैटर का एक्सचेंज और हीट का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर। तो मैंने लिखा एक्सचेंज ऑफ हीट, और यहां लिखा एक्सचेंज ऑफ मैटर। एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर के बेसिस पर फर्स्ट हम कहते हैं ओपन सिस्टम। जैसे ये ऊपर वाला जो सिस्टम हम देख रहे हैं जिसमें ये रिएक्टेंट है, उसके अंदर हम कुछ रिएक्टेंट को ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम वो जिसमें क्या होता है, क्या होता है,
एक्सचेंज ऑफ हीट भी पॉसिबल Exchange of matter or heat. और एक्सचेंज ऑफ मैटर, एक्सचेंज ऑफ हीट दोनों ही इसके अंदर होता है। सेकेंड आपने कहा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आपने क्या किया कि कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट ऐड करने के बाद उसको कवर कर दिया। रिएक्टेंट ऐड करने के बाद उसको कवर कर दिया। अब इसमें रिएक्टेंट का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसको हीट या कूल कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ हीट हो रही है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैटर आप नहीं करते हैं। और थर्ड जो पैटर्न है वो कौन सा होता है? Isolated. Isolated. आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें नादर एक्सचेंज ऑफ हीट नॉर मैटर। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना तो एक्सचेंज ऑफ हीट कर रहे हैं ना उसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर कर रहे हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। कोई एग्जांपल इसका? थर्मोप्लास्ट भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा। इंसुलेटेड, उसके अंदर इंसुलेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जनरली वैक्यूम वाला जो इंसुलेशन होता है वो काफी इफेक्टिव होता है, काफी लॉन्ग टाइम तक एक्सचेंज ऑफ हीट उसमें नहीं हो पाता है, तो उसको भी हम कह रहे हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। चलो ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम के बाद कुछ और टेक्निकल टर्म्स और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये नोट कर लिया तो पेज चेंज करो सर। हाँ भाई इधर सबने अब देखो हम कहते हैं स्टेट। स्टेट, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, ये तीन चीजें हैं। स्टेट, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। तो पहले तो हम कहते हैं स्टेट का मीनिंग क्या, किसको कहते हैं स्टेट? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। सिंपली जब हमने गैसेस स्टेट पढ़ा तो हम लोगों ने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या लिखा? इनिशियल स्टेट P1 V1, फाइनल स्टेट P2 V2। इसका मतलब स्टेट एक वो कंडीशन है जिसमें किसी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी की कुछ डेफिनेट वैल्यू हो। P1 प्रेशर है, मेजरेबल प्रॉपर्टी है प्रेशर, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है कि भाई 1 atm है, 2 atm है, जो भी। तो P1 प्रेशर, तो P1 उस स्टेट में एक डेफिनेट वैल्यू है। V1 वॉल्यूम की एक डेफिनेट वैल्यू है। फाइनल स्टेट हुआ तो हमने कहा उसमें प्रेशर की वैल्यू इतनी थी, फाइनल प्रेशर की और वॉल्यूम कितनी थी। तो स्टेट एक वो कंडीशन है जिसमें किसी ऑब्जर्वेबल मेजरेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेट वैल्यू हो, उस कंडीशन को हम कह रहे हैं स्टेट। देखो a condition in which a measurable or observable property, the condition in which observable or measurable property have a definite value, is called state। तो किसी मेजरेबल, किसी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी की एक डेफिनेट वैल्यू, have a definite value is called state।
हमने यहाँ पर स्टेट में कहा कि किसी मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी और उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू हो तो वो प्रॉपर्टी की स्टेट कहला रही है। अब शुरू में तो हम कहते हैं इनिशियल स्टेट है, फाइनल है, तो ऊपर से फाइनल स्टेट है। जैसे P1 V1 तो ये प्रॉपर्टी की इनिशियल स्टेट में हो गया, P2 V2 हो गया तो ये उसकी फाइनल स्टेट हो गई। तो ऑब्वियसली P1 V1 की डेफिनेट वैल्यू और P2 V2 की एक डेफिनेट वैल्यू है, तो उस वैल्यू को जो डेफिनेट वैल्यू होती है वो उसकी एक स्टेट होती है। अब स्टेट फंक्शन अब हम उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू स्टेट में कितनी है, वो केवल इस चीज पे डिपेंड करती है कि शुरू में वैल्यू कितनी थी, फाइनल वैल्यू कितनी है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो ओनली स्टेट पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल में कितनी वैल्यू है, फाइनल में कितनी वैल्यू, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ कि वो वैल्यू आपने कैसे अचीव किया। उस प्रॉपर्टीज को आप कहते हैं स्टेट फंक्शन। अब देखो, मैं कहता हूं टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है। एक बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, टेम्परेचर 25 है इनिशियल स्टेट में, फाइनल स्टेट में टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर 25 है, फाइनल 50 है। क्या ये टेम्परेचर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि मैंने टेम्परेचर को 25 से 50 कैसे किया? क्या मैंने उसको गैस के ऊपर रख करके गर्म किया, या इमर्सन रोड लगा के गर्म किया, या धूप में रख दिया वैसे ही गर्म हो गया? क्या पाथ पर डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर मैंने इनिशियल से फाइनल तक कैसे पहुंचाया? नहीं। तो वो प्रॉपर्टी जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, उनकी वैल्यू केवल इनिशियल स्टेट में कितनी है, फाइनल स्टेट में कितनी, इस पर डिपेंड करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ और मेथड कि आपने वो स्टेट कैसे अचीव किया। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो यहां लिखा certain properties which depends only upon its values in initial state and final state. It is independent on the path or method it is independent on the path or method by which these states are obtained। ये स्टेट हमने कैसे ऑब्टेन किया, ये उसके पाथ पर या मेथड पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ और मेथड जिससे ये स्टेट हमने ऑब्टेन की है। ओनली इनिशियल स्टेट में वैल्यू कितनी है, ओनली फाइनल स्टेट में वैल्यू कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। कोई एग्जांपल? बताओ भाई। चलो, टेम्परेचर तो अभी अभी हमने लिखा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम,
एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड सो ऑन। ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हमने लिखी जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ बाय विच वी कैन अचीव दिस स्टेट्स। चलो ये तो हो गया स्टेट फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो स्टेट का मतलब हो गया वो प्रॉपर्टी जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू हो। स्टेट फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करे। अब स्टेट वेरिएबल किसको कहेंगे? स्टेट वेरिएबल्स। देखो अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया गैसेस स्टेट, जिनमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, इन चारों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में से कोई भी एक पैरामीटर वेरी करे तो स्टेट ऑफ द सिस्टम के अंदर वेरिएशन आ जाता है। अब इंटरलिंक्ड है, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, लेकिन एक भी वेरिएशन को आप एक भी पैरामीटर को चेंज करोगे तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, इनिशियल से फाइनल में चले गई। हमने कहा प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, P1 V1 P2 V2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब स्टेट वेरिएबल ये चारों प्रॉपर्टीज हम कहते हैं जिनमें चेंजेस करने पर स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाए। प्रेशर में चेंज करो या वॉल्यूम में या टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, तो जिन प्रॉपर्टीज में चेंज करने पर स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाता है उनको आप क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो तीनों पॉइंट का मतलब समझ में आया? स्टेट जिसमें किसी प्रॉपर्टी की डेफिनेट वैल्यू हो, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, और स्टेट वेरिएबल जिसमें चेंजेस करने पर स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाए, वो प्रॉपर्टीज कहलाती है स्टेट वेरिएबल। यहां तक का पॉइंट क्लियर है सबको? Yes. अब देखो कुछ प्रॉपर्टी और ऐड करता हूं जिसको अब मैं लिख रहा हूं हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। मैंने लिखा पहले हीट। नॉर्मली हम लोग इसको क्यू सिंबल से यूज करते हैं। अब अगर मैंने यहां लिखा प्लस क्यू, तो क्या मीनिंग हुआ प्लस क्यू का मतलब? हीट given to the system by the surrounding। वरना हमने हीट दिया सिस्टम को सराउंडिंग से, तो सिस्टम ने उसको हीट को एब्जॉर्ब किया। तो इस टाइप के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं कि एंडोथर्मिक कहते हैं? एंडोथर्मिक। तो प्लस क्यू हमने सराउंडिंग से हीट दिया सिस्टम को, तो उसने उस सिस्टम ने हीट दिया, तो वो एंडोथर्मिक हो गया। अब हम कहते हैं माइनस क्यू। तो माइनस क्यू का मतलब हो गया क्या? हीट इवॉल्व by the system to the surrounding। तो सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक टाइप का प्रोसेस हो गया। तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया प्लस क्यू, क्या हमने सिस्टम को हीट दिया, सिस्टम को हीट मिला प्लस क्यू, सिस्टम ने हीट इवॉल्व कर दिया तो माइनस क्यू।
अब फिर दूसरा मैंने लिखा वर्क। वर्क के लिए मैंने कहा भी एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, कोई गैस इसमें फिलअप की हुई है और मैं इस पे थोड़ा सा प्रेशर लगा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। कंप्रेस करने पर ये पिस्टन यहां पर आ गया। तो अब मैं क्या कहूंगा इसको, वर्क डन पॉजिटिव बाय द सराउंडिंग। पॉजिटिव क्या? हेलो बेटा, मैंने कहा था 2:30 बजे तक मेरी क्लास है, मैं अभी क्लास में कंटिन्यू, आप फोन पे फोन कर रहे हो यार। बेटा देखो सारे बच्चे घूर घूर के देख रहे हैं मुझे। 2:30 बजे मतलब 2:30 होता है यार, नहीं 1:30 नहीं, वो इंग्लिश में जो होता है ना 2:30 होता है, हिंदी में 2:30 बजे होता है। वो दिक्कत है बच्चे। मैंने एक बच्चे को कहा था पूछा पेपर 10 को है, नहीं 10 से है। यार 10 को है तो मतलब 10 से, चलो कोई बात। हाँ भाई क्या कहेंगे इसको, वर्क डन। अरे कहाँ चले गए सब लोग? नहीं है The surrounding. वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव बाय द सराउंडिंग। अच्छा पॉजिटिव है। सामने जो बैठे हैं वो तो पढ़ रहे, वो समझ में आ रहा है, तुम लोग कहाँ चले गए पता नहीं चलता यार। नहीं सर, दिख रहे हैं क्लास वाले, दिख रहे हैं अपने साथी लोग? नहीं सर, नहीं दिख रहे? दिखा उनको, नहीं सर। एक मिनट रुकना, दिखाओ। तो जानते हो क्या किसी को? फिर क्या फायदा है? ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. हेलो तो कर लो यार। बाय। हेलो ब्रो। हाँ ठीक है। बोर्ड दिख रहा है? यस सर। वो सामने रहा। यस सर, प्रोजेक्ट। ठीक है, हम लिख रहा हूँ वहीं से पढ़ लेना, स्क्रीनिंग हटा देता हूँ। नहीं सर, उतना भी क्लियर नहीं दिख रहा। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, सर वाइट। कोई बात नहीं। तो अभी मैंने लिखा वाइट ही दिख रहा है सर। लिखा वर्क डन on the system by the surrounding। अच्छा, फिर हमने इसका रिवर्स प्रोसेस देखा। इस बार ये पिस्टन यहां पर है, ये गैस, और गैस एक्सपेंड कर रही है जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज by the नेगेटिव। system on the surroundings। एक्सपेंशन वर्क भी कह लिया।
अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। देखो साइन कन्वेंशन, अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तब भी डिफरेंस मिल जाएगा, और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तब भी डिफरेंस आ जाएगा। डिपेंड करता है कि कन्वेंशन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। तो जो कन्वेंशन केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो फिजिक्स वाले कन्वेंशन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर केमिस्ट्री के हिसाब से हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस W। वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन को मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव है, और बाय द सिस्टम को मैं कह रहा हूँ नेगेटिव है, माइनस W। जबकि यही कन्वेंशन फिजिक्स के अंदर रिवर्स होते हैं, वहां पे कहते हैं ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव है, बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव है। तो देखो आपको ध्यान में रखना, हमने तो कह दिया ध्यान रखना भाई। हाँ सर, क्लास में हाँ 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 हाँ, अभी सर निकल गए। अच्छा, कोई पॉजिटिव? हाँ 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 हाँ। अच्छा, अभी इसमें होल्ड होल्ड करते हुए निकलेंगे, डायरेक्ट निकलेंगे? यहाँ पर होल्ड कर। अच्छा, 9 से होते हो गए, फिर तो नहीं है, ठीक है। चलो मैं सर एक बार करता हूँ ना, क्लास बस कंप्लीट है, फिजिकल वाली है। नहीं, अभी चल रही 2:30, अभी कंप्लीट करता हूँ मैं कॉल बैक आपको। देखो साइन कन्वेंशंस वाली जो चैप्टर है वर्क डन ऑन द सिस्टम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कन्वेंशन डिफरेंट है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वर्क डन ऑन द सिस्टम कुछ नहीं जाता, सिंपल कोई छोटा मोटा पूछ लिया, जबकि फिजिक्स के अंदर तो ये सारा कोई कंपोनेंट आप लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हो। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, मतलब फिजिक्स में पूछा है केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर कौन सा, तभी तो रहेगा, वरना पेपर नहीं है तो हम तो कह के निपट जाते कि भाई ध्यान रखना। ध्यान तो आप ही लोगों को रखना है, तो ध्यान रखना भाई तुम लोग, है ना? सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। जो पैर गया है इसमें आज मैं ज्यादा तेज तो नहीं चिल्ला रहा हूँ? खत्म खरा गंदी न हो रही है, इसके ऊपर पैर दूसरी पैर गिराऊंगा ऐसे। थोड़ा धीरे बोलूंगा तो चलेगा? फिर ठीक है। अभी आसिफ सर की क्लास में पता चलेगा वो कितने धीरे बोलते हैं। दौड़ेगा, ठीक है। तो ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम वर्क डन। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी। इसको या तो हम E से रिप्रेजेंट करें या फिर इसको सिंबल U भी यूज करते हैं, E या फिर U। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली जितनी भी टाइप की एनर्जी है सिस्टम के अंदर उन सबको सम कर दें, ऐड कर दें। इट इज अ समेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम, जितनी भी टाइप की एनर्जीज हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंटरनल एनर्जी
तो मैं यहाँ पर बॉन्डिंग एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड डॉट 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 डॉट, मतलब जितनी भी टाइप की एनर्जीज है उन सबका सम कर दें तो ये बन जाती है इंटरनल एनर्जी। और स्टार लगा करके आप क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट Gravitational energy. वेरी गुड, एक्सेप्ट gravitational energy, because gravitational energy is a property of earth, it is not a property of that system, तो सिस्टम की प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी को छोड़ करके बाकी सभी टाइप की एनर्जीज का सम कर दें तो ये बन जाता है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। क्या मतलब हो गया स्टेट फंक्शन का? बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब मुझे लिखना है तो मैं इसको या तो डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू लिखूंगा ना। इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा E2 माइनस E1 या फिर U2 माइनस U1, या फिर लिखूंगा E फाइनल माइनस E इनिशियल। और मेरा तो मतलब केमिस्ट्री से है तो फाइनल का मतलब मेरा होता है प्रोडक्ट, तो मैं लिखूंगा E प्रोडक्ट माइनस E रिएक्टेंट। तो मैं E2 माइनस E1 कहूँ या फाइनल माइनस E इनिशियल कहूँ या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड कहूँ, ये सभी डेल्टा E या डेल्टा U को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, आप इसको डेल्टा E या डेल्टा U से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक नोट किया आपने? अब मैं यहाँ पर ओके हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी को की टर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पेज चेंज कर दूं? तो मैंने लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे क्या स्टेटमेंट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कौन बताएगा? देखो एक सेंटेंस बोले तब तो कहेंगे एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और दूसरा अगर स्टेटमेंट बोले तो कहेंगे इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो टोटल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती है। जितनी एनर्जी किसी सिस्टम को देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी, उतनी देनी पड़ेगी। अब ये स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आता है जब हम अपने एग्जाम्स के रिजल्ट की बात करते हैं या प्रीवियस रिजल्ट की बात करते हैं, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि देखो हमारे को क्या चीज मिलने वाली है वो गॉड ने हमारे लिए एक अच्छा सा लिख रखा है कि ये चीज मिलेगी। वो चीज जो मिलने वाली है वो तो उन्होंने फिक्स कर दी कि ये चीज आपको मिलेगी, लेकिन उसके साथ कितना आपको एनर्जी वर्क डन करना है
वो वर्क डन भी फिक्स कर दिया हमने। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब हो सकता है जितनी एनर्जी हमने लगाई है, जितना वर्क डन किया है, वो उस टोटल फिक्स अमाउंट से कम है। जब तक वो फिक्स अमाउंट से नहीं होगा तब तक वो मिलने वाला नहीं है। तो अब जो बचा पार्ट है कि ठीक है इस बार हमें कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, तो उसमें एनर्जी और ऐड करते हैं और मेहनत करते हैं और अच्छे से करते हैं। अब सबका वर्क डन अलग अलग है, सबके लिए जो गॉड ने एनर्जी लिखी है वो ऑल्दो फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। किसी को कम क्वांटिटी से मिल जाता है, किसी को ज्यादा क्वांटिटी से मिल जाता है। उसी को क्या कहते हैं? अपनी लैंग्वेज में कहते हैं किस्मत। लेकिन वो चीज, वो डेस्टिनी जो है वो फिक्स है, अच्छी चीज है। हम लोग मेहनत करके उस तक पहुंचेंगे। जो अभी हमें लिखा हुआ उसके साथ मेहनत करने के बाद वो बहुत अच्छी जगह हम लोग पहुंचेंगे। तो अब लोग मेहनत करना शुरू किया। आप लोगों ने टेस्ट वेस्ट को दिया नहीं दिया? अभी एक हो गया ना? सब लोगों ने अपेयर किया? अरे इधर वालों ने अपेयर किया अभी टेस्ट वेस्ट? यस सर। यस सर। बढ़िया ईमानदारी से दे रहे हो ना? यस सर। यस सर। देखो एक चीज बता दूंगा आप, एक चीज साफ साफ समझना, जो भी काम हमें करना वो हमें अपने लिए करना है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज करी जिसकी वजह से स्यूडो इमेज बन रही है, फॉल्स इमेज बन रही है, या फॉल्स अपीयरेंस हमारा बन रहा है, तो वो हमारे लिए नुकसान वाला है। हम तो कहते हैं जो गलती होनी हो जाए यार, करके देख लो, ताकि क्या गलती हमें पता चले, हम उसमें सुधार लें, दोबारा ऐसी गलती ना करें। तो क्योंकि जो टेस्ट जिस पैटर्न पे होते हैं उसमें काफी लूप होल्स हैं, मतलब ऑप्शन बनते हैं कि आपके पास बाकी सारे, आप घर में बैठ करके टेस्ट दे रहे हो तो उसमें टेस्ट देना, वो मार्क्स लाने के लिए कुछ भी ला सकते हो, लेकिन वो मार्क्स आपके लिए नुकसानदायक ना हो जाए अगर आपने गलत तरीका यूज किया। ऑल्दो आप सब लोग ईमानदार हो, सब लोग मैच्योर्ड हो, समझदार हो, तो मैं चाहूंगा कि जो भी काम करें चाहे मार्क्स कम आए, लेकिन हमें पता तो चल जाए कि इतने चीज हमारे से गलत हो रही है, ये हमने नहीं किया, हम एनालाइज कर लें। इसलिए जितने भी आगे आने वाले टेस्ट है उसको बहुत ईमानदारी से देना, चाहे मार्क्स कुछ भी आए, क्योंकि वो जो ईमानदारी होगी ना वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी कि हाँ इतना तो मुझे आता है, बाकी जो कमी रहेगी उसको पूरा कर लेंगे। और अगर हमने जो इमेज बनाई तो फिर क्या होगा कि हम उस इमेज में ही फंसते चले जाएंगे। हाँ यार इतना तो आता है, वास्तव में आता नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस है, अननेसेसरी मार्क्स ज्यादा दिख गए, उसके बाद में रियल एग्जाम में गए तो फिर वहां जाके फिर फंस गए। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए ज्यादा अच्छा है कि हम लोग उस टफ कंडीशन को सामने रखें और उसके लिए प्रिपरेशन करें, जूडो इमेज ना बनाएं। ठीक है? तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के लिए अब चलो स्टेटमेंट तो हमने समझ लिया। हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी की टर्म में हम कहें कि भाई मेरे पास अभी इनिशियल स्टेट में कोई सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। अभी हम यहाँ पर अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर हैं। अब मैंने इसके ऊपर प्लस Q, क्या मीनिंग हुआ भाई प्लस Q का? Q अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट इसको मैंने दिया। तो अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी पहले E1 थी उसके अंदर क्या हो गया? Q और ऐड हो गया। तो प्लस Q देने के बाद अब क्या हुआ इसमें? अब मैंने प्लस W, मतलब W अमाउंट ऑफ वर्क डन और कर दिया इसके ऊपर। एक Q अमाउंट हीट दिया, W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, और अब ये अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच गया। अब जब फाइनल स्टेट में पहुंच गया तो हमने कहा भी अब हमारे पास क्या है, तो हम कहेंगे E1 है प्लस Q है प्लस W है, और ये फाइनल स्टेट की जो टोटल इंटरनल एनर्जी वो E2 हो गई। इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लिख सकते हैं E2 जो है वो E1 प्लस Q प्लस W के इक्वल हो गया।
अब E1 प्लस Q प्लस W हो गया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि E2 माइनस E1 ये Q प्लस W के इक्वल है, और E2 माइनस E1 को मैंने लिख दिया डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी को इन्वॉल्व करके हमने ये रिलेशन बनाया। अब प्लस W का मतलब है ऑन द सिस्टम, मतलब हम कंप्रेस कर रहे थे ना। जब हम कंप्रेशन कर रहे थे या ऑन द सिस्टम वर्क डन कर रहे थे तब तो ये हो गया। अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा हो या बाय द सिस्टम वर्क डन हो रहा हो तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? Q माइनस W, तो माइनस W हो गया, इसका मतलब एक्सपेंशन हो गया, बाय द सिस्टम हो गया, ऑन द सिस्टम हो गया, तो प्लस W। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट, जिसमें हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी को हमने इंक्लूड कर लिया। अब इसके बेसिस पर हम अलग अलग टाइप के सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। तो देखो, मैंने यहां पर लिखा टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। या प्रोसेस भी वर्ड यूज कर लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस, इस टाइप से सिस्टम या प्रोसेस। हमारे पास Q प्लस W का फॉर्मूला है। पहला हमने लिखा आइसोथर्मल सिस्टम। क्या मीनिंग हुआ आइसोथर्मल का? मतलब कि कोर्स ऑफ में पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है तो डेल्टा E उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 0। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब देखो, हमारे पास फॉर्मूला ये था कि डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W। अब डेल्टा E को मैंने कह दिया 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस Q इजिकल टू माइनस W या माइनस Q इजिकल टू प्लस W। या तो प्लस Q को माइनस W के इक्वल कर दें या फिर माइनस Q को प्लस W के इक्वल कर दें। मतलब क्या है वो समझना। आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब जितनी हीट गिवन टू द सिस्टम हुई प्लस Q, उसके इक्विवेलेंट उसने वर्क डन बाय द सिस्टम कर दिया माइनस W। तो प्लस Q मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, उतना ही उसने वर्क डन कर दिया माइनस W। तो जितना हमने हीट दी उसने वर्क डन कर लिया, डेल्टा E 0 हो गया। या रिवर्स ऑफ दैट, जितना वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे उतनी इक्विवेलेंट हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम हो जाएगी। तो जितना प्लस Q करेंगे उतना माइनस W हो जाएगा, जितना प्लस W करेंगे उतना माइनस Q हो जाएगा, उतनी हीट वहां से निकल गई। अब इसको समझने के लिए सिंपल हम लोग क्या कहते हैं कि Q जो है उसको तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो कुछ अमाउंट घर पे दिया जाता है खर्चा करने के लिए, वो है आपकी पॉकेट मनी। Q क्या है भाई यहाँ पर? क्या है भाई? पॉकेट मनी। हाँ, अब ये मत कहना कि मिलती नहीं मिलती है, वो अलग बात है। अब यहाँ जो W है वो क्या है? उस पॉकेट मनी को कैसे खर्च करते हैं वो आपका वर्क डन है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो नहीं पूछा जाएगा, इस एज में पूछना अच्छा नहीं बात होती है। तो वो वर्क डन आपने किया, जितना पैसा मिला वो आपने खर्च किया, W वर्क डन हो गया। और बाय चांस कुछ पैसे बच गए तो वो आपकी इंटरनल एनर्जी सेविंग की फॉर्म में आपके पास रखे हुए हैं। तो डेल्टा E क्या है आपकी? क्या है भाई? सेविंग पार्ट है, जितना पैसा आपको मिला खर्चा करने के लिए, जो वर्क डन आपने खर्च किया वो। अब केस 1 आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। कहते हैं हमारी जेब की हालत एक जैसी रहती है,
कोई सेविंग नहीं हो रही है, डेल्टा ई जीरो, कोई सेविंग नहीं है, डेल्टा ई जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मिला सब उड़ा दिया, ये तो हुआ, जितना मिला सब उड़ा दिया, कुछ नहीं बचा। तो प्लस क्यू, जितना मिला, माइनस डब्ल्यू उड़ा दिया, डेल्टा ई सेविंग जीरो। ये तो आप लोगों के लिए होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए होता है जितना वर्क डन करोगे उतनी सैलरी मिल जाएगी, जितना प्लस डब्ल्यू उतनी सैलरी मिल गई माइनस क्यू। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन ठीक है। अब वर्क डन करने के लिए इधर उधर घूमना फिरना हुआ, वैसे लॉकडाउन में मना था लेकिन फिर भी घूमे फिरे, क्लासेस नहीं की, टेस्ट हो गए, टेस्ट का रिजल्ट घर पे पहुंच गया। टेस्ट के रिजल्ट घर पहुंचने के बाद क्या शुरू हो जाता है, एडियाबैटिक सिस्टम। अब देखो, एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो क्यू है, डेल्टा क्यू है, मतलब आपको जो पैसा दिया जा रहा था पॉकेट मनी वाला, वो पॉकेट मनी बंद हो गई। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। पॉकेट मनी बंद हो जाती है तो खर्चे थोड़े ना बंद होते हैं, क्यों भाई, सही बात है ना। पॉकेट मनी बंद हो, खर्चे तो बंद नहीं होते हैं। हाँ ये बात तो है, बहुत दुखी होके बोल रहा है भाई ये। अब देखो, हमने कहा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसमें से क्यू वाला पार्ट हो गया जीरो। इसका मतलब अगर आपको वर्क डन करना है, माइनस डब्ल्यू करना है, तो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करके ही करोगे। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कम करोगे तभी वर्क डन कर पाओगे। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि जितना वर्क डन करोगे ऑन द सिस्टम, उसकी इंटरनल एनर्जी में उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो एडियाबैटिक कंडीशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम करने पर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम करने पर इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज होता है। अब देखो, आज इस चैप्टर की जो आज क्लास की जब शुरुआत की थी हमने, जूल थॉमसन ने क्या कहा था कि सराउंडिंग एडियाबैटिक है और गैस एक्सपैंड हो रही है। तो जब गैस एक्सपैंड करती है तो एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम करने के लिए बाहर से हीट नहीं मिल रही, तो क्या करेगा वो, अपनी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। तो इससे क्या होगा, कूलिंग ऑब्जर्व होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर अगर एडियाबैटिक कंडीशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम करने पर इंटरनल एनर्जी को कॉस्ट, मतलब उसको खर्च करके ही अपने हिसाब से कहें कि अगर फिर भी आपको पॉकेट मनी बंद हो गई फिर भी खर्चा करना है, तो जो पुरानी सेविंग पार्ट आपके पास अगर कुछ पैसा बचा हुआ था तब तो आप उसको खर्च कर लो। और पिछली बार तो हमें पता डेल्टा ई जीरो कोई सेविंग तो थी नहीं, तो क्या होगा, दोस्त कब काम आएंगे। दोस्तों से इधर उधर बोरो किया आपने, उधार लिया और अपना वर्क डन किया। तो ये बहुत बुरा टाइम होता है जब पॉकेट मनी बंद हो जाती है। एडियाबैटिक सिस्टम समझ में आया आपको? अरे किसी को समझ में आया क्या? मैं ये थोड़ी पूछ के साथ हुआ क्या ऐसा, मैं तो केवल पूछ रहा हूँ कि समझ में आया क्या। चलो कोई बात नहीं, भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा, लेकिन पता होना चाहिए क्या है। चलो अब हम कहते हैं आइसोकोरिक सिस्टम। आइसोकोरिक का मतलब कौन बताएगा भाई? कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब डेल्टा वी जीरो हो गया। क्या हो गया? डेल्टा जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो हो गया तो पी डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। पी डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। अब
अगर वर्क डन 0 है तो हमने क्या लिखा था, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और वर्क डन हो गया 0, तो ये जो प्लस क्यू होगा वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस क्यू वी इक्वल टू डेल्टा ई में इंक्रीज। तो क्यू वी मतलब कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट गिवन टू द सिस्टम, वो उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज के इक्विवेलेंट हो जाएगा, प्लस ई के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन टाइम। एग्जाम के टाइम पर, बोर्ड के एग्जाम पर या नीट के एग्जाम के टाइम पर, चाहे ना चाहे सबको पढ़ना ही पड़ता है। मतलब सारे मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं, वॉल्यूम डेल्टा वी 0। जो घूमने जा रहा था वो भी पढ़ रहा मजबूरी में, जिसके साथ घूमने जा रहे थे वो भी पढ़ रहे हैं मजबूरी में। तो सारे आने जाना मूवमेंट सारे बंद हो गए, डेल्टा वी 0 हो गया, पी डेल्टा वी 0 हो गया। वर्क डन, अब जब कहीं जाना ही नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। अब बाई चांस उस समय पर पॉकेट मनी मिले, प्लस क्यू वी। आइसोकोरिक सिस्टम में जो हीट गिवन टू द सिस्टम होगी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगी। मतलब अगर मूवमेंट हमारा है ही नहीं, बाहर जा ही नहीं रहा, खर्चा हो ही नहीं रहा, तो पॉकेट मनी मिलेगी, वो सारी की सारी किस पर कन्वर्ट हो जाएगी, सेविंग। अरे काय की सेविंग में अपना बैलेंस नेगेटिव चल रहा है, पता है, मांग मांग के काम चलाया था हमने। तो अरे पुरानी चुकाने में काम आएगा, बैलेंस को बराबर करने में काम आएगा। तो यहाँ पर क्यूबी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने का काम करता है, लेकिन अपने लिए क्या होता है, तो जो नेगेटिव बैलेंस है उसको कवर करने का काम आता है। सही बात है, कौन कह रहा है ऐसा, सही बात है। चलिए अब आइसोकोरिक के बाद अब हम यहाँ पर बात कहाँ गया भाई, अब हम कह रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। ढंग से समझना। अब हमने लिखा साइक्लिक प्रोसेस। सर आइसोकोरिक में इंक्रीज होगा फिर? क्या कह रहे बेटा? आइसोकोरिक में टेम्परेचर इंक्रीज होगा? आइसोकोरिक में टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब अगर जेब में पैसे ज्यादा आ जाए तो फिर बताओ क्या होता है? सेविंग होगी। नहीं मतलब आपको 2-4-5 लाख रुपए दे दिए जाए, उसके बाद क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अरे हाँ, मतलब मेंटली हम लोग है ना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं ना, टेम्परेचर हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, खर्चा ये खरीद ले वो खरीद ले करना शुरू कर देते हैं। ऐसा पैसे उड़ाते कुछ नहीं है, पापा जी बैठे हैं पीछे, वो फिर ऐसे उड़ाते हैं, वो पता चल जाता है वो। एनीवे हाँ, अगर यहाँ पर है तो उसको हम कहते हैं वो इंटरनल एनर्जी मतलब हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम आता है। जितना 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने में काम आता है, वो वहां पे अभी थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन करेंगे इसको। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पैसे आते तो बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ता है, पैसे आते तो प्रोपोर्शनली क्या एक्सपोनेंशियली बढ़ता है टेम्परेचर। चलिए साइक्लिक प्रोसेस का मतलब समझना। अभी हम पॉइंट ए पर हैं, कहाँ पर है भाई? पॉइंट पर। ए से बी तक गए, कुछ चेंजेस हुआ, फिर बी से सी तक गए, फिर सी से डी तक गए, और डी से फिर वापस ए पे आ गए। इनिशियली हम लोग यहाँ पर E1 पे थे जब ए पे थे, फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से वापस ए आ गए, तो हमारा फाइनल स्टेट भी वही आ गया जो इनिशियल था। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट विल रिमेन सेम। तो हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही है। ऑब्वियसली डेल्टा ई क्या हो जाएगा इसका? 0। अगर डेल्टा ई 0 हो गया तो हम कहेंगे या तो प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। अब देखो ये जो साइक्लिक प्रोसेस से रिजल्ट हमें मिला
प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू का मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम, या वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू वर्क हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम। अब ये जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो आइसोथर्मल से मैच कर रहे हैं। देखो आइसोथर्मल से रिजल्ट मैच कर रहे हैं। तो क्या आइसोथर्मल और ये दोनों एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? आइसोथर्मल और साइक्लिक सेम है या डिफरेंट है? क्योंकि रिजल्ट तो दोनों में सेम है। बोथ आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट सेम आ गई, और आइसोथर्मल में डेल्टा ई इसलिए जीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। मान लो ए से बी में एक्सोथर्मिक है, फिर एंडो हो गया, फिर एक्सो हो गया, फिर एंडो हो गया। इसका मतलब जितना लिया उतना गया, वापस बराबर हो गया। तो साइक्लिक प्रोसेस वो दोनों सेम होते हैं, दोनों की रिजल्ट सेम है, लेकिन दोनों कंडीशन सेम नहीं है। बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रहे होते हैं, वहां पर नहीं आ रहे होते। यहाँ तक समझ में आया किसी को? यस सर। बच्चे घूर घूर के देख रहे हैं। रुक जा, बस लगता है टाइम हो गया। हो गया क्या? सर एक बार इनका दिखा देना क्या कह रही बेटा? जब आप बात की थी। अच्छा 1 मिनट रुको यार, मेरा काम करने दो। 1 मिनट मेरे को पहले डाउनलोड करने दो, फिर थैंक यू बोलने दो, उसके बाद जो है ना, रुको। थैंक यू सर। अरे इतनी जल्दी नहीं डाउनलोड करने दे यार। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ स्क्रीन अभी जाना मत।